नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुशील सर मैथ में स्वागत है। आपको बता दें कि आज से हम लोग जो है एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो है फिज़िक्स को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर होगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जो है एक बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और बोर्ड में मैक्सिमम इस प्रश्न को पूछा जाता है और नाम से आप परिचित होंगे, चैप्टर 1, और इसमें जो है कूलाम का नियम हम लोग पढ़ेंगे। तो कूलाम का जो नियम होता है इसी को कूलाम बल भी बोला जाता है। कूलाम बल स्थिर विद्युत बल और इसी को कूलाम का नियम भी हम लोग बोलते हैं। कूलाम का नियम तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पूरा एक ही चीज़ है, चाहे कूलाम बल कहिए, चाहे स्थिर विद्युत बल कहिए और चाहे आप इसे कूलाम का नियम कहिए। एक्चुअल में क्या है कि ये जो कूलाम का बल है इसको किसने दिया था? कूलाम ने दिया था, तो इसीलिए यह कूलाम का नियम भी इसे बोला जाता है। अब ये क्या होता है कूलाम का नियम, इसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो पहले मैं कूलाम का स्टेटमेंट लिखता हूँ, कूलाम ने क्या बताया था अपने नियम में। तो कूलाम का नियम ही मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ, एक प्यारा सा हेडिंग आप लोग लगा लीजिएगा, कूलाम का नियम। तो पूरा मैं पहले डिफिनेशन लिखता हूँ, इसके बाद आगे इस पूरे फार्मूले को अच्छे से हम लोग डिराइव करेंगे। तो हम लोग कहेंगे निर्वात में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, निर्वात में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार मैं पूरा इसे रिपीट करता हूँ। कूलाम ने अपने जो नियम में, मतलब जो कूलाम का नियम था, कूलाम ने ये बताया कि निर्वात में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण, इस पे आप लोग गौर करिएगा, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ये जो मैं अंडरलाइन किया हूँ।
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है कूलाम का नियम। अब इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं, मतलब इसका गणितीय रूप क्या है, कैसे इन्होंने बताया। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे ए पॉइंट पर एक आवेश Q1 है और यहाँ से R दूरी पर बिंदु B पर एक आवेश क्या है, Q2 है। तो कूलाम ने ये कहा कि पहले तो ये जान लीजिए, यह जो आवेशों के मध्य जो बल लगता है, यह जो है निर्वात के लिए लागू होता है और जो है स्थिर आवेशों के लिए है। साफ साफ इस डिफिनेशन में लिखा गया है कि निर्वात में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ये जो आवेश की परिकल्पना की गई है यह निर्वात है और यह दोनों आवेश रेस्ट पोजीशन में है। तो निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है दोनों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके मध्य में जो, पहले तो ये समझ जाइए, ये दोनों आवेश अगर समान रहेंगे या दोनों आवेश क्या कहते हैं अपोजिट नेचर के रहेंगे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड लिया गया है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो पहले तो ये समझ जाइए, अगर प्लस आवेश है और दूसरा भी प्लस आवेश है तो इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है। एक आवेश मान लीजिए निगेटिव है और एक आवेश क्या है, पॉजिटिव है, तो इन दोनों के मध्य बल लगेगा आकर्षण का। अगर दोनों निगेटिव हो जाते हैं दोनों, तब भी यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो इस बात को आप समझ लीजिए कहीं किनारे कि दो लाइक चार्ज होते हैं सेम नेचर के, तो उनके मध्य जो लगता है प्रतिकर्षण लगता है। ठीक है। अगर दो अनलाइक चार्जेज हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इनके मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण फोर्स होता है। अगर दोनों सेम लाइक हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो इनके मध्य जो है प्रतिकर्षण लगेगा। तो इसीलिए इनका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। मैग्नीट्यूड का मतलब यह चाहे निगेटिव में रहे और चाहे पॉजिटिव में रहे तो ऑलवेज यह पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए जब इसका डेफिनेशन बोला गया है तो इसमें एक बारीकी वाली पॉइंट्स ये बताया गया आपको कि निर्वात में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो इसके मध्य यानी जो बल लगेगा, अब वह बल क्या हो सकता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 हो जाएगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, क्योंकि दोनों आवेशों के गुणनफल के देखिए समानुपाती हो गया ना बल। और दूसरा बात इसमें क्या बोला गया है, उन दोनों के मध्य जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से जब हम लोग देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में क्या, R²। इसे जब बराबर में कन्वर्ट करेंगे, समानुपाती के साइन हटाएंगे, जब यहाँ बराबर आएगा तो एक कांस्टेंट K आ जाता है और K Q1 Q2 अपान में क्या मिलेगा, R²। एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, ये जो K होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है। इस वैल्यू को रख करके यदि सॉल्व किया जाता है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 और पाई का मान होता है 3.14 और एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे क्वांटिटी को जब रख करके सॉल्व हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू देता है 9 गुणे 10⁻9, 9 गुणे 10⁻9। ठीक है। किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पे इसका मात्रक अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके मात्रक के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो ये हो गया K का मान। K जो होता है कूलाम का समानुपातिक नियतांक होता है, कूलाम का
समानुपातिक नियतांक होता है। और k का एक बार पुनः मैं मान लिख दूँ तो k का मान होता है 1/4πε0। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये k का SI मात्रक होता है। ये जो आप देख रहे हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये k का SI मात्रक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ k का SI मात्रक। तो k का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं k का जो सीजीएस मात्रक होता है वो क्या होता है। k का सीजीएस मात्रक, तो k का सीजीएस मात्रक निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है k बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। ये पढ़ा है। चूँकि हमें जो है मान निकालना है k का, जो है हमें सीजीएस मात्रक निकालना, तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, f बराबर लिखा गया है k q1 q2 अपान में r²। तो हमें तो k का मान चाहिए ना, तो k को हम लोग लिख सकते हैं f और r का ये गुणा हो जाएगा, f इंटू r का स्क्वायर बट्टे q1 और q2। अब हम लोग बात करते हैं इसका सीजीएस में। तो सीजीएस में देखिए जो बल का मात्रक होता है वो 10⁵ डाइन में होता है, और ये r² है तो r मीटर में होता है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी, तो ये 100 का स्क्वायर है ना, इस पर r जो है वो मीटर में दूरी होती है ना SI। हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में कर रहे हैं। जैसे f का जो SI मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है 10⁵ डाइन होता है। तो मैंने डाइन नहीं लिखा है, 10⁵, और ये r जो है ये दूरी होती है, और मीटर, तो मीटर में इसका जो है वैल्यू SI होता है मात्रक। तो r को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेमी में, तो 1 मीटर बराबर 100 होता है, तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, कितना होता है 3 गुणे 10⁹, और इसका भी हो जाएगा 3 गुणे 10⁹ स्टेट कूलाम। तो इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10⁵ गुणे और एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने छोड़ दिया है। हम लोग ये फार्मूला बना रहे थे, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जैसे f जो होता है, f करके होता है, ये होता है, तो इसका जो k का मान है ये 9 गुणे 10⁹ ऑलरेडी होता है। और तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक बार अगेन मैं बता देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं k के बारे में। तो f बराबर जो k होता है q1 q2 अपान r²। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गया था, उसे आप समझ सकते हैं, अकेले ही पूरा ये वीडियो शूट हो रहा है। तो f बराबर k q1 q2 अपान r²। तो k का मान जो मैंने अभी भी यहाँ पे निकाला था, k होता है 9 गुणे 10⁹। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू लिखा गया, मैं यहीं से इसे सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 पे पावर 9 रहने दीजिए। न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं 10 पावर 5 डाइन, और मीटर को लिख सकते हैं 100, उस पर स्क्वायर लगा देंगे। और नीचे देखिए कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर है, 1 कूलाम होता है 3 गुणे 10⁹ स्टेट कूलाम, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लग जाएगा। अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 9 इंटू 10 पावर 9 और 10 पावर 5, और ये हो जाएगा 10 पावर 4, क्योंकि 2 जीरो ऑलरेडी है, और 100 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 10 पे 4 होगा, और नीचे 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ 10 पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 पे 9, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया,
और 5 और 4 मिल के 9, इस 9 से कट गया। तो आप देख सकते हैं जो k का जो CGS मात्रक आया है वो 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है k का CGS मात्रक, और ये k का SI मात्रक होता है। तो k का SI मात्रक होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस दोनों वैल्यू को आपको दिमाग में रखना है। k का SI मात्रक ये होता है और k का CGS मात्रक 1 होता है। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, जो 1 कूलम होता है, एक 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। इस वैल्यू को भी आप दिमाग में रखिएगा। 1 कूलम का जो मान होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। अगर ये आप नहीं वैल्यू जानेंगे तो ये आप 1 को नहीं ला सकते हैं। तो ये हो गया कुछ मोटा मोटा। अब इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं माध्यम पे कैसे ये निर्भर होता है। ये जो कूलम का नियम होता है, माध्यम पे इसकी निर्भरता कैसे होती है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा हेडिंग लगा लेता हूँ, माध्यम पर निर्भरता। माध्यम पर k की निर्भरता, ठीक है। तो माध्यम पर जो k की निर्भरता होती है वो कैसे होती है। तो निर्वात में जो वैल्यू होता है f का, F एयर, निर्वात में जो होता है फोर्स 2 आवेशों के मध्य, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में क्या होता है r² होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी मीडियम की अगर बात करें, मीडियम को मैंने m डाल दिया है, तो किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन m यहाँ पे कर लेते हैं, और एक Q1 Q2 अपान में क्या हो गया r²। अगर इसे मैं 1 मानता हूँ, इसे 2 मानता हूँ, तो 1 और 2 दोनों का जब आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/2 करने पर, 1/2 करने पर। तो 1 में जैसे 2 से हम लोग भाग करते हैं, तो F एयर अपान F मीडियम, ठीक है ना। यानी वायु में जो बल लग रहा है और जो किसी माध्यम में जो बल लग रहा है, तो वह हो जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ये सबसे जो नीचे है एप्सिलॉन m, ये ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। इसी का जो रेशियो होता है उसी को एप्सिलॉन r बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है इसको। एप्सिलॉन r को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में। जो एप्सिलॉन r होता है, एप्सिलॉन r, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना। इसे आप जो है दिमाग में रखिएगा। तो इसके लिए एक बेहतरीन ये फार्मूला निकल करके आ जाता है। तो हम लोग आपेक्षिक विद्युतशीलता को क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं वायु में किन्हीं 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, और किसी माध्यम में किन्हीं 2 आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होता है, उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन r से रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, और एप्सिलॉन m अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। एक बात यहाँ जान लीजिए, जो एप्सिलॉन 0 होता है उसका मान आपको दिमाग में रखना है, ये जो मैंने लिखा है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस पर भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये कैसे निकाला जाता है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए, कहाँ से हम लोग देखेंगे, हाँ यहाँ से हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो हमें एप्सिलॉन 0 का क्या चाहिए, मात्रक चाहिए। तो 4 पाई की इसकी कोई भूमिका नहीं है, तो 1/k हो जाएगा। और k का मात्रक हम लोग पढ़े हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन यूनिवर्स और मीटर पे -2। तो कुल मोटा मोटा ये हो गया कि एप्सिलॉन 0 का भी आपको मात्रक दिमाग में रखना है, कूलम स्क्वायर न्यूटन यूनिवर्स और मीटर पे -2। तो ये कुल मिला जुला के ये कूलम बल होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ जो है इसे दिल से लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बस यही आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, नमस्कार।